हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और रिलेशन जो है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल, ये हम आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, राइट। इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों में से हम एक स्टार्ट करते हैं। चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? The work done by the source to maintain a current in an electric circuit। हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स मतलब सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, तो उसने किसी भी सर्किट में करंट को मेंटेन करना है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें उसने करंट को क्या करना है? मेंटेन करना है, राइट। क्लियर? तो वो जो वर्क डन करेगा सोर्स, द वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, राइट, या कोई सर्किट एलिमेंट है, जैसे कोई लैंप हो गया, हीटर हो गया, राइट। ये है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कोई भी लैंप है, हीटर है, कुछ भी है। जब लैंप, हीटर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, राइट। ये हमारे पास क्या है? 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके ऊपर। इसमें से आई करंट पास हो रहा है। ठीक है, करंट कितना पास हो रहा है इसमें? आई करंट पास हो रहा है। अब क्या बोला मैंने कि हमारे पास कोई भी सर्किट एलिमेंट है, राइट। उस सर्किट एलिमेंट से क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है। अब इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है। सपोज करो ये लगाया हुआ, कोई सेल लगाया, कोई बैटरी लगाई है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास? दैट इज पी। ठीक, क्लियर? अब ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, सर्किट एलिमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रिक लैंप है या हीटर है, जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। इतना करंट इसमें क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, राइट। अब जो आई करंट है, सपोज करो वो टी टाइम के लिए जा रहा है। लेट्स सपोज आई करंट कितने टाइम के लिए? टी होता है टाइम ऑफ इलैप्स्ड, मतलब जितने टाइम में करंट जाएगा, राइट। अब क्यू जो है दैट इज द चार्ज। क्यू क्या है? चार्ज। कहां से कहां फ्लो कर रहा है? फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। चार्ज क्यू क्या है हमारे पास? दैट इज चार्ज विच इज फ्लोइंग, चार्ज विच इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। ठीक है, चार्ज हमारा कहां से कहां फ्लो कर रहा है? फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। ओके, क्लियर? तो आपको यह भी पता है कि करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। किया हुआ हमने। सो दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू आई टी। ये क्या हमें बता रहा है कि क्यू हमारे पास क्या आ गया? आई टी के बराबर आ गया। अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और आपको यह भी पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस तो ये होता है, हमने पोटेंशियल का चैप्टर कर लिया हुआ है, राइट। यहां से हम W की वैल्यू निकालेंगे। W किसके बराबर है? V इंटू क्यू, राइट। क्लियर है? और आपको पता है कि V किसके बराबर होता है या Q किसके बराबर होता है? Q हमने निकाला, दिस इज इक्वेशन 1, राइट। दिस इज इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो W किसके बराबर आ गया? V I टी, क्योंकि क्यू किसके बराबर है? आई टी के बराबर। तो डब्ल्यू वर्क डन जो है वो किसके बराबर आ गया? ये वर्क डन कौन सा है? दैट इज द वर्क डन टू कैरी द चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। व्हाट इज डब्ल्यू? दैट इज वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इन टाइम टी, राइट। टी टाइम में जितना इसने वर्कडन कौन कर रहा है? हमारे पास सोर्स ही कर रहा है वर्कडन। जो वर्कडन करता है वो कौन करता है? सोर्स करता है। ये जो हमारे पास हीटर है ये थोड़ा वर्कडन करेगा। वर्कडन क्या करेगा? ये सोर्स। ये क्या करेगा? यहां से चार्ज लेके यहां तक पहुंचाएगा। तो जितना इसने वर्कडन किया टू कैरी अ चार्ज, हम बोले फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, राइट, वैसे होता है यहां से लेके यहां तक। क्योंकि हमने ए और बी का मतलब ये ए जो है इसके साथ कनेक्ट है, ये बी जो है इसके साथ कनेक्ट है,
तो ए टू बी हम तब ले रहे हैं। तो वर्क डन किया उसने, यहां से चार्ज लेके यहां तक पहुंचाया इन टाइम टी, वो जो वर्क डन है वो हमने यहां पर निकाल लिया, दैट इज इक्वल वी आई इंटू टी। क्लियर? तो वर्क डन किसके बराबर हुआ? जो एनर्जी स्टोर हुई है, ई। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई उसका फार्मूला बन गया E इज इक्वल टू वी आई टी। गॉट इट? राइट? समझ आ गई? नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो। डन हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमने इसका अदर रिलेशन निकालना है। तो सेकंड रिलेशन देखो, v इज इक्वल आई टी, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम रिलेशन निकालेंगे इसका। हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू वी आई टी, और आपको यह भी पता है कि V किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। कौन सा लॉ था ये? दैट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में आपने V इज इक्वल टू आई आर किया हुआ है। तो E हमारे पास किसके बराबर आ गया, पुट कर दो, V इज इक्वल टू आई आर, I पहले था T। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज E हियर? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज दैट? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमने ये निकाली है। ओके, अब E इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये भी एक रिलेशन हो गया। रिलेशन ध्यान से देखते रहना, दिस रिलेशन इज ए, दिस रिलेशन इज बी, सेकंड रिलेशन। अब उसके बाद हम थर्ड रिलेशन निकालेंगे, राइट? आपको ये भी पता है आल्सो, आई किसके बराबर होता है, वी अपॉन आर। जब वी इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है तो आई किसके बराबर होगा, V अपॉन आर। यही है ना? ठीक है, तो I किसके बराबर होगा, V अपॉन आर। फिर से इस रिलेशन से, एज E इज इक्वल टू वी आई टी। अब I की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या बन गया, V अपॉन आर इंटू टी, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, दिस इज द थर्ड रिलेशन। तो हमारे पास यहां पर ले लेता हूं, E दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये आपका रिलेशन आ गया थर्ड, इसको हम लिखेंगे दैट इज C। देखो कितने रिलेशन, जितने मर्जी रिलेशन बनाते जाओ आपके पास फार्मूला होना चाहिए। क्लियर है? अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज जूल। ये होता है, जूल बोलते हैं इसको, जूल भी बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं। दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होगा किसके बराबर, आपको पता है कि हमारे पास जो E है वो किसके बराबर है, वी आई टी। यहां से देख लो, E किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू वी आई टी। तो जूल किसके बराबर होगा, एनर्जी का यूनिट जूल है, V का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, I का एम्पियर और T का सेकेंड। तो 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 VAS, वोल्ट एम्पियर सेकेंड। ठीक है, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वोल्ट एम्पियर सेकेंड। ओके, क्लियर है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्लियर हो गया आपको, राइट? इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता चल गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है कि हमने वर्क डन किया, किसने किया, सोर्स ने किया, किस लिए, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, राइट? वो जो वर्क डन होगा दैट इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर होगी? अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है दैट इज डिफाइंड इनटू टू वेज। इलेक्ट्रिक पावर को हम दो तरह डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो सिंपल हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, या एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। क्लियर? तो हमने क्या बोला कि हमारे पास कोई भी सोर्स है, राइट? और वो सोर्स जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ कनेक्ट है, राइट? हमारे पास मतलब सर्किट एलिमेंट है हमारे पास। जब हमारे पास सर्किट एलिमेंट है तो उसमें से हमने करंट को फ्लो करना है।
सर्किट एलिमेंट से करंट को फ्लो करना है, तो काम कौन कर रहा है? सोर्स कर रहा है, राइट। सर्किट एलिमेंट क्या कर रहा है? वो तो हमें जो चीज चाहिए, जैसे हमने गीजर लगा दी तो गीजर में गर्म पानी करना है, लेकिन उस पानी को गर्म करने के लिए वर्क कौन कर रहा है? सोर्स कर रहा है, ठीक है। वो कौन कर रहा है? सोर्स कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब समझ आ गई ना? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, मतलब वर्क अपॉन टाइम। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज द अनदर डेफिनेशन। कि इलेक्ट्रिक पावर जो है वो क्या है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट। ध्यान से सुनना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इन एन, किसमें? इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, दिस इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होगा लगा होगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, किसमें? इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। कब? जब इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, राइट। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? दैट इज आर, ठीक है। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होगी पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक पावर यहां पर लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक पावर होगी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, जितना टाइम लिया उसने, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर किसके बराबर आ गई बेटा? दैट इज ई ओवर टी। पावर किसके बराबर आ गई? दैट इज ई ओवर टी, ठीक है, क्लियर। अब आपको पता है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी डिवाइस में, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ध्यान से सुनना आप, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ डिवाइस, जो भी डिवाइस आपने कनेक्ट की हुई है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ डिवाइस, कब? जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो करता है। डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस भी लिख देते हैं इसका। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर टी, जाउल्स हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा है, राइट। जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आई स्क्वायर, तो हम इसको ई की तरह लिख सकते हैं, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, क्लियर। इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, आर इज रेजिस्टेंस, टी इज द टाइम जितने में हमने करंट उसमें पास किया है, राइट। आई आपको पता है करंट, तो पावर हमने निकाली, पावर क्या होगी? ई अपॉन टी, ई की वैल्यू पुट कर दो, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी और टी कैंसिल हो गया, व्हाट इज पावर? दैट इज आई स्क्वायर आर, ठीक है। पावर किसके बराबर आ गया? दैट इज आई स्क्वायर आर, राइट। ये फर्स्ट रिलेशन हो गई। अब आपको पता है कि आई किसके बराबर होगा? वी अपॉन आर, ये यहां पर पुट कर दो। जब अब ये चीज यहां पर पुट करोगे तो आपके पास यहां दिखाई दे रहा है, चलो, तो पावर किसके बराबर आ गई? आई की जगह क्या पुट कर दोगे? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर है तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर, ये और ये कैंसिल हो गया, सो दिस इंप्लाइज पावर किसके बराबर आ गया? वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर किसके बराबर आ गया? वी स्क्वायर अपॉन आर। एक रिलेशन आपके पास आ गया आई स्क्वायर आर, दूसरा रिलेशन ये आ गया। अब हम थर्ड रिलेशन निकालें, राइट। अब आर की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, पहले हमने क्या पुट किया था? आई की वैल्यू, अब हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, राइट। यहां पर देखना ध्यान से, ये है P दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बट हमें पता है कि V किसका बराबर होता है? आई आर, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। ये पुट कर दो वैल्यू यहां पे, तो P किसके बराबर आ गया? आई स्क्वायर आर, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे? V अपॉन आई, आई और ये स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास पावर किसके बराबर आ गई? वी आई। दिस इज द थर्ड रिलेशन, ठीक है। बहुत सारे लिखो, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, या पावर पहला रिलेशन क्या है? पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम,
दूसरा क्या है पावर आई स्क्वायर आर, तीसरा क्या है वी स्क्वायर अपॉन आर, और फोर्थ P इज इक्वल टू वी आई. सो दीज आर द रिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. मतलब आप सिंपल पावर को ये भी बोल सकते हो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट. प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, अगर आपको मान लो डेफिनेशन ही भूल गई तो पावर P इज इक्वल टू वी आई याद रहेगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे इसको, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ओके, क्लियर है? अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये भी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में. तो पावर का यूनिट जो होता है दैट इज वॉट. क्या होता है पावर का यूनिट, क्या होता है बेटा, दैट इज वॉट. तो 1 वाट किसके बराबर होगा, SI यूनिट ऑफ पावर. SI यूनिट ऑफ पावर दैट इज इक्वल टू 1 वाट. किसके बराबर होगा ये, 1 वाट के बराबर. अब 1 वाट को डिफाइन करना है, आपको पता है P किसके बराबर है, VI. तो पावर को अगर हम 1 वाट बोलेंगे, V क्या है, वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, करंट का एम्पियर होता है. तो पावर इज सेट टू बी 1 वाट. क्या बोलेंगे हम, पावर इज सेट टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू an electric circuit when a potential difference of 1 volt is applied across it. सिंपल सी डेफिनेशन है. पावर इज सेट टू बी 1 वाट. पावर को हम 1 वाट कब बोलेंगे, कब, when 1 ampere of current is flowing through an electric circuit when a potential difference of 1 volt is applied across it. This is known as 1 watt. डेफिनेशन याद होगी ना कि 1 वाट को अगर डिफाइन करना है तो पावर इज सेट टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट when a potential difference of 1 volt is applied across it. This is watt. ठीक है, क्लियर है? अब स्टिल बिगर यूनिट ऑफ किलोवाट, उसके बड़ा मेगावाट. 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट. 1 किलोवाट कितना होता है, 10 to power 3 वाट. 1 मेगावाट 10 to power 6 वाट. इसके बाद एक प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर. अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो दैट इज हॉर्स पावर. और 1 हॉर्स पावर जो होता है उसमें 746 वाट होते हैं. 1 हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 746 वाट. क्लियर है? ठीक है, चलें आगे. ये हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर आ गया. अब हमारे पास आया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर. नोट कर लिया सभी ने? ठीक है. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. तो इलेक्ट्रिक पावर हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पढ़ लिया, तो इन दोनों में रिलेशन कर चुके हैं हम. इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर में रिलेशन हमने अभी किया, इसी में मिटा रहा हूं उसको मैं. समझ आ गई? हाँ. तो पावर जो होता है वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ये हमने किया, अभी किया. पावर किसके बराबर होता है, एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी किसके बराबर हो गया, पावर इनटू टाइम. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. तो पावर जो हुआ वो एनर्जी अपॉन टाइम हुआ. ठीक है. अब आता है हमारे पास बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको BOT बोलते हैं. जैसे हमारा बिल आता है ना घर में, तो बिल आता है तो वो कमर्शियल यूनिट बोलते हैं इसको. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब क्या बोलते हैं इसको, कमर्शियल यूनिट. घर में आपका बिल आता है तो जो आपको बिल आता है तो वो किस में देते हैं, यूनिट बोलते हैं कि हमारा जो है इतने यूनिट जल गए जी, इतने यूनिट कंज्यूम हो गए, ऐसे ही बोलते हैं ना हम. मतलब सिंपल में हम बोलते हैं कि इतने यूनिट जल गए जी. जल गया मतलब कंज्यूम हो गए, खर्च हो गए. राइट. हमने घर में पंखा चलाया है, कूलर चलाया है, AC चलाया है, गीजर चलाया हुआ है. राइट. बहुत सारी चीजें, फ्रिज है, वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. तो हम लोग बोलते हैं कि जल गए, खर्च हो गए, मतलब कंज्यूम हो गए. राइट. तो कमर्शियल यूनिट जो है, कमर्शियल यूनिट ऑफ हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट कौन सा है हमारे पास, कमर्शियल यूनिट ऑफ, अगर हम पावर की बात करें, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज किलोवाट आवर. कौन सा है, किलोवाट
वाट आवर, कमर्शियल यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। किलोवाट आवर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किलोवाट आवर? दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कि 1 आवर में अगर आपका देखो किलोवाट कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। अगर हम पावर की बात करते हैं तो 1 किलोवाट आवर हम इलेक्ट्रिकल यूनिट का कर रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो अगर 1 किलोवाट आवर की हम बात करें तो 1 किलोवाट दैट इज पावर, और आवर क्या है? दैट इज टाइम। तो हम लिखेंगे 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अगर एक आवर में आपका पावर 1 किलोवाट यूज हो रही है, मतलब मान लो आपके पास कोई मशीन है जैसे मोटर है, उसकी पावर है 1 किलोवाट। ठीक है, अगर वो 1 घंटे चलती है तो उसने जो एनर्जी कंज्यूम किया है 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर डिवाइस ने, दैट इज 1 किलोवाट आवर। तो वो 1 यूनिट हमारा खर्च हो जाता है। 1 यूनिट हमारा क्या हो जाता है? कंज्यूम। जैसे आप हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में 1.5 टन का एसी लगा हुआ है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि 1.5 टन का एसी लगा हुआ है। तो 1.5 टन का मतलब क्या हुआ कि 1.5 किलोवाट वो उसकी पावर है। 1.5 टन मतलब 1.5 किलोवाट। आप हम बोलते हैं कि 1 टन का लगा हुआ है, तो 1 टन का मतलब क्या हुआ? 1000 वाट हो गए। ठीक है, तो अगर हम बोले हैं कि हमारे पास मान लो सपोज करो हमारे घर में 1.5 टन का एसी लगा हुआ, 1.5 टन मतलब उसकी पावर कितनी है? 1.5 है। जो हमारी लैंग्वेज है वो ऐसी है, 1.5 टन का एसी है। सिंपल आप बोलोगे कि उसकी पावर जो है 1.5 है, लेट अस सपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी पावर 1.5 किलोवाट है तो 1 घंटे में उसने कितने यूनिट कंज्यूम करने हैं? क्योंकि 1 किलोवाट आवर का अगर चलेगा 1 घंटा तो उसने 1 यूनिट कंज्यूम करना है। वो 1.5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने आधा यूनिट और कंज्यूम किया है, मतलब 1.5 यूनिट कंज्यूम कर लिया उसने। 2 किलोवाट आवर का अगर है, कई कहते हैं हमें 2 टन का एसी है, 2 टन का मतलब 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट, तो उसकी पावर 2 किलोवाट है। तो अगर वो 1 घंटे चलेगा तो आपके 2 यूनिट चलेंगे। समझ आ गई? राइट। तो अगर हमारे पास 1000 वाट का कोई है 1 किलोवाट, अगर वो 1 घंटे चला तो हमारा 1 यूनिट जो है वो क्या होता है? कंज्यूम होता है। और 1 यूनिट देख लो आप कितने का है, 4 रुपए का है, 5 रुपए का, देख लेना वो कितना है, उसके बिल के ऊपर लिखा होता है कितने का है। अब समझ आ गई कि हमारे पास 1 किलोवाट आवर क्या होता है। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, अगर वो उसकी पावर कितनी है? 1000 वाट है और वो 1 आवर चल रही है तो वो 1 यूनिट को क्या करती है? कंज्यूम करती है। राइट। तो हमारे यूनिट ऐसे बनते हैं। तो हमारे 2 यूनिट, 3 यूनिट, अब कहते हैं ना कि 80 यूनिट फ्री हैं या 20 यूनिट फ्री हैं या 100 यूनिट फ्री हैं। वो यूनिट क्या है? 1 किलोवाट आवर। मतलब अगर आप 1 किलोवाट का एसी 1 घंटा चलाओगे तो आपका 1 यूनिट क्या होगा? कंज्यूम होगा। राइट। क्लियर? किलोवाट की बात कर रहा हूं, वाट की बात नहीं कर रहा हूं, इसको ध्यान में रखना है। किलोवाट। ओके। तो अब किलोवाट और हमारे पास जूल में एनर्जी, मतलब इसमें रिलेशन देखना। 1 किलोवाट और ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन जूल एंड 1 किलोवाट आवर। अब हमने रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर एंड जूल में आपने रिलेशन निकालना है। अब हमारा ये टॉपिक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन है? पढ़ा है आपने कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1000 वाट इंटू 1 आवर, ये पढ़ा होगा। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हुआ? 1000 वाट इंटू 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बेटा? कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। वेरी गुड, 3600 सेकंड। और वाट है किसके बराबर? जूल पर सेकंड। पता है ना, क्योंकि पावर क्या होती है? व्हाट इज पावर? पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। राइट। लेकिन पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का क्या होता है? सेकंड। इसलिए मैंने वाट की जगह क्या लिख दिया, क्योंकि पावर है हमारे पास 1 वाट, तो जूल पर सेकंड लिख दिया। सेकंड के साथ सेकंड कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1000 इंटू ये बन गया 36, 0 3 0 और लग गई।
तो ये बन गया 3.6 इंटू 10⁶ जॉल। सो 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जॉल। ये बात क्लियर होगी। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा? 3.6 इंटू 10⁶ जॉल। This is the relation between yes kilowatt hour and joule। आप बिल भी बना सकते हो, ठीक है। बिल आपने 10th में किया होगा कि हमारा बिजली का बिल कैसे बनता है, ठीक है। अगर नहीं किया हो तो मुझे बता देना कि जो बिजली वाले हैं वो बिल कैसे बनाते हैं, ठीक है। यूनिट को कैसे पता चलता है, उनको कैसे पता चलता है। वैसे तो मीटर में सारे यूनिट होते हैं। अगर मान लो आपके पास मीटर नहीं है और आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की हुई है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली पता कर सकते हो कि आपका बिल इतना आना चाहिए, कि हमारे बल्ब इतने घंटे चल रहे हैं, ये है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है, अगर आपने 10th में नहीं किया हो। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसको ध्यान से समझना बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। इसको पहले कर लो, फिर मैं आपको सेल्स का भी बताऊंगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो हैं, अगर रेजिस्टर की बात करें तो रेजिस्टर जो है वो सीरीज में भी जुड़ता है, पैरेलल में जुड़ता है, और सीरीज और पैरेलल दोनों में भी जुड़ता है, मतलब कॉम्बिनेशन में भी होता है ये। अगर हम देखें सभी को, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? इन सीरीज, और दूसरा क्या है? इन पैरेलल, ठीक है। रेजिस्टर जो है सीरीज में भी जुड़ता है और पैरेलल में भी जुड़ता है, जैसे कैपेसिटर जुड़ते हैं। लेकिन इसमें और कैपेसिटर में क्या है कि अगर रेजिस्टर सीरीज में सीधा जुड़ता है तो कैपेसिटर उल्टा होता है, 1.C करके, वो आपने देखा होगा, राइट। जो कैपेसिटर का है उसके एग्जैक्टली अपोजिट रेजिस्टर जो है उसका रिजल्ट आता है। तो हम देखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है, इसमें मिक्स ग्रुपिंग भी है, कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग भी है ना। तो हम पहले सिंपल करते हैं सीरीज और पैरेलल का। तो इसको ध्यान से आपने देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जब आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन करें तो कॉम्बिनेशन में अगर आपका वैसे 10th में किया हुआ है ये, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा आगे करेंगे, पहले ये स्टार्टिंग है। सीरीज में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत सारे होंगे। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R2, इसका रेजिस्टेंस कितना है? दैट इज R3। R1, R2 एंड R3 ये किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट है, राइट। तो इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज V। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और हर रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1। इसके क्रॉस कितना होगा? V2। इसके क्रॉस कितना होगा? V3। बट जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो हमें पता है। जब आपने यहां पर सेल लगाया, बैटरी लगाई, तो यहां पर करंट भी फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास क्या कर रहा है बेटा? दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू दीज रेजिस्टर्स। क्लियर है? ये तो सिंपल है, इसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। पहले आप सिंपल कर लो, क्योंकि कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनको 10th में समझ नहीं आया हो, तो उनके लिए पहले ये है कि आप इसको पहले देखो कि कैसे करते हैं, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड जो है वो स्ट्रक्चर सारे के सारे करेंगे। अब इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब सीरीज में एक बात आपने याद रखनी है कि सीरीज में करंट, अगर यहां पर करंट आई है तो यहां पर भी इस रजिस्टर में भी करंट आई होगा, इस रजिस्टर में भी करंट आई होगा। सीरीज में करंट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। मेरी बात समझ आ गई? सीरीज में करंट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो अब V हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बट आपको यह भी पता है कि V किसके बराबर होता है? IR। V किसके बराबर होता है? IR। यहां पर क्या होगा? I, क्योंकि करंट सेम है, क्या लिखेंगे? IR1। यहां पर क्या लिखेंगे? IR2, IR3। ये सीरीज को हम सीरीज, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। I सभी में कॉमन है, ये कैंसिल हो गया, तो सीरीज में क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और कोई होता है एंड सो ऑन, आपने आगे ऐड मींस कि अगर हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंसेस हैं, अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेस हैं तो वो सीधे ही ऐड हो जाते हैं।
कैपेसिटर में क्या था, उल्टा था, 1/C जो था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे ऐड होते हैं लेकिन कैपेसिटर सीधे ऐड नहीं होते, 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे ऐड होते हैं। ठीक है, मतलब उससे उल्टा हो गया है। ये बात क्लियर होगी? किसी को कोई डाउट इसमें? अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज है तो आप प्लस सो ऑन करते जाओ, जितने रेजिस्टेंस उसको ऐड कर रहे हैं, सीरीज में सीधे ही ऐड हो जाते हैं। ओके, ये बात क्लियर होगी? चलें आप, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। दूसरी बात, जो टोटल रेजिस्टेंस है इन सीरीज, ध्यान से सुनना, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज मोर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मोर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। मतलब अगर हमारे पास मान लो ये 2 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो जो ग्रेटेस्ट होगा उससे ज्यादा आएगा। इसमें ग्रेटेस्ट कितना है, 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज द ग्रेटेस्ट, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मोर देन द ग्रेटेस्ट इन द सर्किट। मतलब 10 से ज्यादा होगी, ना तो 5 और 10 के बीच में होगी, ना 2 से कम होगी। सीरीज में हमेशा जो रेजिस्टेंस होगी, जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। मान लो आपको क्वेश्चन ही ऐसा आ गया तो आपने एक उसको 2 सेकंड में 3 सेकंड में आपने सॉल्व करना है। इसका जो टोटल, मान लो आपको ऑप्शंस दी हुई है तो आपने देखना है कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट किसकी है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो उसने दे दिया 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर उसने बोल दिया कि 5.6, 2.3 या 9.1 और एक दे दिया 10.2, तो आपने क्या देखना है कि 10 से ज्यादा ही होगी, सिंपल सी बात है ना। तो आपने वो 10 वाली एकदम से, अदरवाइज अगर बिल्कुल क्लोज वैल्यूज है फिर तो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है, द सेम अमाउंट ऑफ करंट पासिस थ्रू ईच रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। जो मैंने आपको बताया कि सेम करंट जो है वो पास करता है सीरीज में से। फोर्थ, जो वोल्टेज है अक्रॉस एनी रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। मतलब ओहम्स लॉ यहां पे फॉलो कर रहे हैं। तो ये दोनों तीनों बातें आपने याद रखनी है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात। दूसरा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, जो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला उसी को टोटल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं हम, तो वो जो होगा, जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरी बात मैंने क्या बताई कि जो इसमें से करंट पास होता है सीरीज में वो क्या रहता है, सेम रहता है। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो वोल्टेज होती है अक्रॉस एनी रेजिस्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। ओके, क्लियर है। इसके बाद आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल के बाद फिर मैं आपको मिक्स ग्रुपिंग बताऊंगा, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बताऊंगा, राइट। फिर जैसे ही ये खत्म होगा फिर मैं किरचॉफ्स लॉ आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स अभी नहीं करेंगे, पहले चैप्टर कंप्लीट करके फिर उसके बाद, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये साथ साथ में करते रहना है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पता है, आप किया हुआ है। अब मैं पैरेलल में लगा रहा हूं रेजिस्टेंस, ये ठीक है, इसके क्रॉस मैंने पोटेंशियल लगा, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। अब ध्यान से देखना, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है V, और मैंने आपको बताया था चाहे कैपेसिटर है चाहे रेजिस्टर है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, क्लियर। ध्यान से देखना है इसको कि हमारे पास क्या है, दो या दो से ज्यादा अगर रेजिस्टेंस अगर उनको पैरेलल कनेक्ट करना है तो ये उसके लिए। ठीक है, V हमारे पास क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां से करंट आई गया, पूरे सर्किट से घूमा, मान लो इसमें से करंट कितना गया, I1, इसमें से करंट कितना गया फिर I2, इसमें से करंट कितना गया I3। अब डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, हमें क्या पता है इसका रेजिस्टेंस कितना, इसका कितना, इसका कितना। इसमें से करंट अलग अलग जा रहा है, यहां पर भी ये सारे इकट्ठे हो गए, I1, I2, I3, ये सारे इकट्ठे हो गए, इन्होंने फिर I बना दिया।
आई गया और आई बाहर निकला, लेकिन इनमें करंट जो है वो अलग अलग हो गया। क्लियर? आप क्या करेंगे, आपको पता है कि यहां पर करंट ये i3 है, यहां यहां से करंट आई जा रहा है, तो इसका मतलब जो आई करंट है वो किसके बराबर हुआ, i1 प्लस i2 प्लस i3, यही जोड़ के हम निकाल रहे हैं, i1 प्लस i2 प्लस i3। ठीक है, अब v आपको पता है किसके बराबर होता है, IR, सो दिस इंप्लाइज I किसके बराबर हो गया, V ओवर R। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, यहां पर I की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन R। ये R कौन सा है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आ गया I1 मतलब V तो सेम है सभी में, R1, I2 V अपॉन R2। ये मैं सभी जगह V क्यों ले रहा हूं, वहां पर क्या था, पहले में I सेम था, यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन, हर के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो V कितना होगा, V भी कैंसिल, तो क्या बन गया, 1 अपॉन RP दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर कोई और होता तो प्लस सो ऑन करके आपने इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, अब कैपेसिटर में क्या था, कैपेसिटर में सीधे ऐड होते हैं पैरेलल में, मान लो यहां पर कैपेसिटर होता तो इन्होंने सीधे ऐड कर देना था C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, ये पैरेलल में उल्टा हो रहा है, तो रेजिस्टेंस में हम क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जिसको सॉल्व करेंगे फिर इसको उल्टा करेंगे तब जाके RB आएगा, अदरवाइज ये तो 1 अपॉन RB की वैल्यू आएगी, हमें चाहिए RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ओके, क्लियर है? अब इसमें जो है बातें उसको ध्यान में सुनना आपने। पहली बार कि जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। उसमें क्या था, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस था उससे ज्यादा वैल्यू आती थी, लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो जब आप कॉम्बिनेशन में देखोगे तो जो आपके पास कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो आपके इसमें सर्किट में लीस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे कम आएगा। मतलब जब आप पैरेलल में कोई भी सर्किट लगाते हो तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सीरीज में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको बात को आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास ऐसे दिए हुए हैं तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगा, राइट, वो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा इसमें लगा हुआ उससे क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अंडरस्टैंड, क्लियर? अब दूसरी बात कि अगर पैरेलल सर्किट है तो उसमें वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा, सेम होगा। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है तो इसके भी अक्रॉस V होगा, इसके भी क्या होगा, V होगा, लेकिन करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और करंट इन अ रजिस्टर जो है इन अ पैरेलल सर्किट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, करंट क्या होता है, इनवर्सली, वो तो पता ही है आपको, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो I किसके बराबर हो गया, V अपॉन R, I V अपॉन R हो गया, V कांस्टेंट है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सिंपल। इसको तो पता ही है कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है, पता चल गया सभी को? ठीक है, अब इनमें आपने कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व वैसे करना है, वही मेथड हमने अपनाना जो हमने किस में अपनाया था, कैपेसिटर में अपनाया था, बट वहां पर सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, वहां से यहां पर क्या है, टोटली डिफरेंट है। ओके, अगर हम पैरेलल में कैपेसिटर की बात करें तो अगर मान लो यहां पर कैपेसिटर है तो ये C1, ये C2, ये C3, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे होगा, हम सो ऑन। लेकिन रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, 1 अपॉन R1, उसमें सीरीज में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 होता था, इसमें सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। जैसे इसको करोगे सो ऑन 1 अपॉन R है, जितने मर्जी रेजिस्टेंस जो है वो आपके लग जाए। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा, इसको आपने ध्यान से देखना है। फिर हम करेंगे सेल्स, फिर सेल्स को सीरीज और पैरेलल में करेंगे, राइट, फिर EMF पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हम वो करेंगे। टिल देन इसको रिवाइज करना है, और आपके पेपर भी आ रहे हैं उसको भी रिवाइज करना है, ये भी देखना है, ये नहीं है कि इसको आपने नहीं देखना है। ओके, क्लियर है? चलो बेटा, ओके, बाय।
हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लेना।